भारत का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास मतलब हजारों सालों में फैली एक ऐसी कहानी जो इतनी विशाल और गहरी है कि इसे कुछ मिनटों में समेटना सच कहूं तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल यही है, कैसे करें? खैर, यही सवाल हमें इस दिलचस्प सफर पे ले जाएगा। तो चलिए भारत के इतिहास के कुछ सबसे अहम मोड़ों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें आखिर कहाँ ले जाती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी और कहना होगा एक बेहद उन्नत सभ्यता से, जिसने आज से हजारों साल पहले इस जमीन पर अपनी छाप छोड़ी थी। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जब मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताएं थीं। ठीक उसी वक्त यहाँ सिंधु घाटी में एक ऐसे समाज की नींव रखी जा रही थी जो कई मायनों में अपने समय से कहीं बहुत आगे था। और जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि इन लोगों ने क्या क्या हासिल किया था। एक पल के लिए सोचकर देखिए, एकदम सुनियोजित शहर, ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, हर भर में अपना बाथरूम और एक कमाल का ड्रेनेज सिस्टम। और तो और ये लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। मोहनजोदड़ो का ये विशाल स्नानागार उनकी इंजीनियरिंग और एक संगठित समाज का जीता जागता सबूत है। और यहीं पर आता है भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। 1000 साल तक फलने फूलने के बाद ये महान सभ्यता अचानक खत्म हो गई, और इसके बाद जो खालीपन आया उसी ने एक नए युग के उदय के लिए जमीन तैयार की। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत का पहला महान साम्राज्य बना और कैसे कुछ शक्तिशाली नए विचारों ने इसे एक पूरी तरह नई दिशा दे दी। मौर्यों ने बहुत तेजी से सत्ता पर अपनी पकड़ बना ली थी। चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की नींव तो रख दी, लेकिन उनके पोते अशोक के दौर में एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। कलिंग का युद्ध इतना भयानक था, कहते हैं 1 लाख से ज्यादा जानें गईं कि इसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दी। तो हुआ ये कि कलिंग के उस विनाश को देखने के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता ही छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म के सिद्धांत पर शासन करने का फैसला किया। और ये धम्म सिर्फ शांति या नैतिकता नहीं था, नहीं, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी थी, सभी जीवों के लिए सम्मान था और एक ऐसा नैतिक कानून था जिसे उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में पत्थरों पे खुदवा दिया ताकि लोग इसे कभी न भूलें। खैर, अशोक के साम्राज्य के पतन के कई सदियों बाद भारत में एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसे अक्सर हम शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों का शिखर मानते हैं। ये जो 200 साल का आंकड़ा है, ये गुप्त साम्राज्य के उस सुनहरे दौर का है जो लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला। ये वो 200 साल थे जब भारत में स्थिरता थी, खुशहाली थी और इसी माहौल में ज्ञान और कला के क्षेत्र में कुछ ऐसी खोजें हुईं जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दिखाता है कि वो युग कितना असाधारण था। जरा सोचिए, गणित में शून्य का कॉन्सेप्ट जिसके बिना आज कंप्यूटर या साइंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती, या ये समझना कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और वो भी कोपरनिकस से सदियों पहले। कालिदास जैसा महान साहित्य, ये सब कुछ इसी दौर में हुआ। और अजंता की गुफाओं की ये चित्रकारी, ये तो आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देती है। और हाँ, इस स्वर्ण युग के पीछे इन महान शासकों का हाथ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी, फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त ने अपनी सैन्य ताकत से इसका इतना विस्तार किया कि उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहा जाता है। और फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके शासनकाल में यह साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, इतिहास हमेशा बदलता रहता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में आक्रमण और बड़े बदलावों का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने हमेशा के लिए यहाँ का नज़ारा ही बदल दिया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक हमलों ने पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। शुरुआत हुई 712 ईस्वी में सिंध पर पहले सफल अरब आक्रमण से। फिर महमूद गजनवी के हमलों ने उत्तर भारत को कमजोर कर दिया। लेकिन जो निर्णायक मोड़ आया वो था 1192, जब मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई जीती। बस इन्हीं सब घटनाओं ने मिलकर उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक शक्ति के लिए रास्ता बना दिया। और इसी उथल पुथल के दौर से उभरी दिल्ली सल्तनत। देखिए, ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि तुर्क अफगान मूल के 5 अलग अलग राजवंशों का 300 साल लंबा शासन था।
और इन्होंने न सिर्फ भारत की राजनीति को बदला, बल्कि यहाँ की वास्तुकला, भाषा और संस्कृति पर एक बहुत ही गहरी और कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। तो सिंधु घाटी की रहस्यमयी शुरुआत से लेकर अशोक के धम्म, गुप्तों के स्वर्ण युग और फिर सल्तनत के आने तक हमने हजारों सालों का एक लंबा सफर तय कर लिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये बड़ा बदलाव तो उस भारत की शुरुआत थी जिससे आगे चलकर मुगल साम्राज्य और फिर आधुनिक भारत का उदय होना था। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के ये मोड़ हमारे भविष्य को आखिर कैसे आकार देते हैं।